This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। अगले 1 घंटे में देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर हमारे साथ खास चर्चा। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बड़े शहरों में नामी बिल्डर बनाने लगे हैं सस्ते मकान। क्या किफायती मकान देंगे बिल्डरों को मुनाफा या सरकार को करना होगा नीतियों में बदलाव। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और देखेंगे मुंबई के हॉटस्पॉट ओशिवारा का हाल। मुंबई में कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध फ्लैटों को खाली कराने के लिए बीएमसी की टीम निवासियों के विरोध के चलते सोसाइटी में घुसने में नाकाम रही। फ्लैट मालिकों ने बीएमसी और पुलिस को गेट बंद कर बाहर ही रोके रखा, जिससे बीएमसी के कर्मचारी वापस लौट गए। लेकिन वो ज्यादा पुलिस बल के साथ फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लौट सकते हैं। बीएमसी के अधिकारियों ने सूचित किया है कि आईपीसी 353 के तहत सरकारी काम में रुकावट के लिए कैंपाकोला के निवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बने 102 अवैध फ्लैटों में बिजली और गैस की सप्लाई काटी जा सकती है। इसके अलावा इन फ्लैटों की सीवर लाइन को भी खत्म किया जाएगा। दरअसल नोटिस देने के बावजूद कई फ्लैट मालिकों ने घर खाली नहीं किया है। वहीं खबर ये भी है कि बीएमसी अवैध फ्लैटों को मॉनसून के खत्म होने तक नहीं तोड़ेगी। इस बीच फ्लैट मालिकों की आखिरी आस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जिसमें कैंपाकोला कंपाउंड की जमीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दी गई है। अगर कोर्ट जमीन पर मालिकाना हक सोसाइटी को देता है तो 102 अवैध फ्लैटों में से सिर्फ 22 को तोड़ा जाएगा और बाकी फ्लैट बच जाएंगे। इस हफ्ते बात किफायती घरों की। हाउसिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरत किफायती घरों की ही है और हम बात कर रहे हैं 25 लाख से कम लागत वाले मकान की। हालांकि देश में मकान की जरूरत सबसे ज्यादा गरीब और लो इनकम तबके को है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप की रियल एस्टेट शाखा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने अपना अफोर्डेबल हाउसिंग ब्रांड हैप्पी नेस्ट लॉन्च किया है। इस ब्रांड के नाम के नीचे बनने वाले मकान खास तौर पर 20 से 40 हजार रुपए की मासिक आय वाले लोगों के लिए होंगे। इसके लिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने कई माइक्रो होम फाइनेंस कंपनियों के साथ भी हाथ मिलाया है। उनका मानना है कि सेगमेंट में मुनाफा कमाना मुमकिन है अगर अपने खर्च पर लगाम लगाई जाए और अगर सरकार की मदद मिलती रहे। साथ ही उनके मुताबिक ये कोशिश इसलिए कामयाब रहेगी क्योंकि वो इसे मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट के साथ लागू करेंगे। There is a huge demand for affordable housing. A large chunk of the country that cannot really afford housing that is out there in the market today. And we believe if we can get the process right in terms of approaching it like a manufacturing organization, there's actually very large demand out there. So what's important for us is to get the execution right. महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का मानना है कि जमीन की कीमत ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी लागत होती है और इस वक्त वो 10 लाख वर्ग फुट में 2500 मकान लेकर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत वो मुंबई और चेन्नई में 2 पायलट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। Focus right now is on 2 pilots, one in Tamil Nadu and one in Maharashtra, both highly urbanized, both highly industrialized, and therefore both very relevant from a end customer demand point of view for affordable housing.
The Chennai project is in the west of Chennai in Avadi, and then the Bombay project is in Boisar. We should be looking at a Q2 launch for both of these projects. और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज शो में जुड़ रहे हैं। विक्रम जैन जो कि लीड है लो इनकम हाउसिंग प्रैक्टिस मॉनिटर डिलॉयट, और राघव गर्ग दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में हैं, डायरेक्टर गर्ग ग्रुप। तो सबसे पहले राघव, आपसे जानना चाहेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग की यहाँ काफ़ी डिमांड है भारत में, लेकिन बिल्डर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं रही है क्योंकि शायद मार्जिन्स प्रॉफिट के कम रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा घरों की ज़रूरत अफोर्डेबल सेक्शन में है, EWS और लो इनकम ग्रुप में। क्यों बिल्डर्स इस मामले में आगे नहीं आ रहे अब तक? देखिए, जो इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर जो ईज़ ऑफ डूइंग है दिस इज़ वेरी लेस। जो नियम हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो बहुत कठिन है। हम जब लो कॉस्ट हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे को एक सामान्य रियल एस्टेट डेवलपर से तोला जाता है, और वही नियम, वही कानून और वही प्रोसेसेस हम पे लागू होते हैं जो कि एक नॉर्मल रियल एस्टेट डेवलपर के ऊपर लागू होते हैं। इसके कारण प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में मुश्किलें तो हमें उतनी ही आती हैं जितनी एक बड़े प्रोजेक्ट को करने की आती हैं, मगर प्रॉफिट्स हमारे कम आते हैं पर प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल। तो विक्रम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बात तो सभी जानते हैं कि जो बिल्डर्स होते हैं ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, और वो इस वजह से शायद जो लग्जरी सेगमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना पसंद करें। लेकिन क्या वाकई में लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, या ये एक सिर्फ यूटोपियन थिंकिंग ही बन के रह जाती है? हमारा मानना है कि लो कॉस्ट हाउसिंग जो ये लो इनकम लोगों के लिए बनाया जाता है वो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम कई सारे डेवलपर्स इंडिया में हैं जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। करीबन 100 डेवलपर्स हैं 23 शहरों में जिन्होंने 78,000 घर लॉन्च कर चुके हैं जो 10 लाख से कम है। तो हमारा मानना है कि ये सब डेवलपर्स जो दूसरे और तीसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो वो ये सब प्रॉफिटेबल हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। ये कोई चैरिटी या कोई CSR इनिशिएटिव नहीं है उनका, ये उनका बिजनेस है कि ये तबके के लोगों को एड्रेस करें, उनकी नीड्स को एड्रेस करें जहाँ पे बहुत डिमांड है, और उससे मुनाफा कमाएं। और महिंद्रा ग्रुप जो कि ये लाइफ स्पेसेस का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो CSR नहीं कर रहे हैं और वो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। लेकिन आज के वक्त में जब हम देख रहे हैं कि बीते 1-2 सालों में प्रॉपर्टी मार्केट्स कुछ स्लो हुए हैं, जो ग्रोथ है वो धीमी रही है, क्या लो इनकम हाउसिंग जिसकी हमेशा डिमांड रहती है, क्या एक अच्छी प्रोपोजिशन नहीं होगी? आपको क्या लगता है विक्रम, एक ऐसे वक्त में जब सेल्स कम रही हैं, एक ऐसी चीज़ में हाथ डालना जिसकी डिमांड ज़्यादा है बिल्डर्स के लिए? लो इनकम हाउसिंग में इंडिया में करीबन 2 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। तो यहाँ पे चाहे दूसरी मार्केट्स अच्छी चल रही हैं हाई इनकम में या वो धीमी चल रही हैं, यहाँ पे हमारे हिसाब से एक डिमांड बरकरार है और डिमांड रहेगी। तो इस बिज़नेस में एंटर करना बहुत ही एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जैसे राघव जी ने भी कहा था कि थोड़ा मार्जिन शायद कम हो, लेकिन ये वॉल्यूम प्ले है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे हज़ारों घर बनाइए, एंड मतलब हमारा मानना है कि इससे काफ़ी बड़ा आप बिज़नेस बना सकते हैं, और जो बिज़नेस स्टेबल भी रहेगा चाहे साइकिल अप हो या डाउन हो। तो राघव, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, अगर ये बिज़नेस मॉडल वर्क करता है तो क्या वजह है कि दूसरे डेवलपर इस पे काम नहीं कर पाए, और जो खास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इससे दूर रह जाती? कोई तो अड़चने होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी आई सेकंड विक्रम, हम भी उन 100 डेवलपर्स में से हैं जिन्होंने घर बनाए हैं। सो हमारे प्रोजेक्ट में हमने 1000 घर बना के डिलीवर किए, बेचे। सेकेंड फेज़ में हम 500 घर बना रहे हैं, और इतना ही नहीं, हम 4 से 5 प्रोजेक्ट इस साल हमारा लक्ष्य है जो हम अचीव करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग का। सो ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, आना चाहते हैं, मगर जो बात वॉल्यूम्स की विक्रम कर रहे हैं, हम भी उतने ही वॉल्यूम में प्ले करना चाहते थे। वी वांटेड टू प्ले 1 लाख हाउसेस, मगर जो मैंने अपने पिछले उसमें कहा कि बनाने की डिफ़िकल्टीज़ उतनी ही हैं, मार्जिन कम है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ नीति, कुछ नियमों में ऐसी आसानी करें कि हम जैसे बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए, छोटे डेवलपर्स इस फील्ड में आए, बड़े ही नहीं, हर छोटे शहर में एक ऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो। तो नियमों में बहुत फेरबदल की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट को इसमें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
और बहुत सारे डेवलपर्स को इसमें और आकर गवर्नमेंट को कन्विंस करने की आवश्यकता है कि डेवलपर्स इस सेक्टर में आना चाहते हैं, बशर्ते इसके कानून, इसके प्रोसेसेस आसान किए जाएं, इजी किए जाएं, अप्रूवल के सिस्टम्स लीन एंड मीन किए जाएं, जो बायलॉज हैं बायलॉज को रिलैक्स किया जाए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। अभी ये 100 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ लाखों डेवलपर्स, हर गाँव का एक किसान को डेवलपर बना दो ना, कि जो एक छोटा 10 मकान का, 20 मकान का, 50 मकान का एक छोटा प्रोजेक्ट अपना बना के वो अप्रूव करा के वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर बन सके। क्यों इसको बड़ी कंपनियों के लिए छोड़ा जाए? क्यों इसमें इतना आसान बना के छोटे छोटे डेवलपर्स को इसमें लाया ना जाए? कुल मिलाकर जो क्लियरेंसेस की प्रॉब्लम है और जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है वो एक बड़ी अड़चन यहाँ बिल्डर्स के लिए आती रही है। लेकिन राघव, जिस तरह से नई सरकार ने लक्ष्य रखा है हाउसिंग फॉर ऑल का, सबके लिए घर, और 2022 तक वो इसे पूरा करने की सोच रहे हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि डेवलपर्स के लिए अब अफोर्डेबल हाउसिंग की राह आसान हो सकती है आने वाले सालों में? जितना पैशन और कमिटमेंट न्यू गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए दिखा रही है, हम एक्साइटेड हैं, हम होपफुल हैं। सो इफ़ दे कम अप विद क्लियर कट स्कीम्स, वन ऑफ द मेजर स्कीम्स है कि अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट लो कॉस्ट हाउसिंग को, इफ़ नॉट रियल एस्टेट, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर घोषित करा जाए तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम हो जाएगी। और जो 78,000 घरों की बात विक्रम कर रहे हैं, आई एम श्योर 1 साल के अंदर ही लाखों लाखों घर इस सेक्टर में आएंगे, इस सेगमेंट को केटर करेंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कड़े कदम, अच्छे कदम सरकार को उठाने चाहिए। विक्रम, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है लो कॉस्ट हाउसिंग का वो है लैंड। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? और अब ज़मीन की जो कीमतें हो गई और इसके बाद लैंड एक्विजिशन बिल की वजह से भी जो और ज़्यादा दाम रहेंगे, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है उसका क्या होगा? मुझे लगता है आज की डेट में भी आप अफोर्डेबल हाउसिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। ये शहर के बीच में नहीं होने वाला है, ये डेफिनेटली शहर के आउटस्कर्ट्स में होने वाला है। जैसे आप बॉम्बे को लीजिए तो यहाँ पे ट्रेन लाइंस, ट्रेन स्टेशन जो बाहर तक जाते हैं उसके आसपास होगा, या इंदौर को लीजिए तो जो हाईवेज़ हैं जो सिटी सेंटर को कनेक्ट करते हैं जो बाहर हैं उनके आसपास होगा। तो शहर में आने की व्यवस्था होगी, पर ये ज़रूर घर बाहर होंगे। और वो एरिया में आज भी हमारे हिसाब से हमने कई सर्वे किए हैं कि लैंड प्राइजेज़ आर उसी रेंज में है जिसमें आप अफोर्डेबल घर बना सकते हैं, और डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आज की डेट में भी ये रह सकता है। जी, साथ ही विक्रम, मुंबई के आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग की शुरुआत पालघर में हुई थी, उस पर हमने चर्चा भी की थी। देखा था कि वहाँ पर किस तरह अफोर्डेबल हाउसिंग अब लोगों की पहुँच से कुछ बाहर होने लगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स आने लगे हैं ये सोचकर कि आने वाले वक्त में तो इसके दाम बढ़ेंगे ही। तो ये भी क्या एक हिंड्रेंस रहती है लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पर ज़मीन सस्ती है या जहाँ पर मकान आसानी से ख़रीदे जा सकते हैं? देखिए, हम चाहते तो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर टारगेट सेगमेंट जो गरीब लोग जो 25,000 30,000 रुपये महीना कमाते हैं उनको जाएं, लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टर भी एक ख़ास रोल प्ले करता है। हमने एक सर्वे किया था जहाँ पे हम कई सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लोग लोग जहाँ पे रहने लगे थे उनके बारे में, तो ये पता लगा कि काफ़ी सारे घर जो इन्वेस्टर्स के थे वो किराए पे दिए गए हैं, और फिर आखिरकार वही तबके के लोग वहाँ पे आके रह रहे हैं, हमारे लो इनकम फैमिली के कैटेगरी के। तो इन अ वे हम गुड क्वालिटी रेंटल स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं जो भी एक ज़रूरत है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टर आ रहा है तो एटलीस्ट प्रोत्साहन मिल रहा है ये सेक्टर में, एक तरह से तेज़ी आ रही है। आई थिंक वो ठीक है। आई थिंक हम नेसेसरली इसको एक तो मैनेज भी नहीं कर सकते, और आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि इसको मैनेज भी किया जाए। मतलब जब तक एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसकी टारगेट ऑडियंस तक, तब तक आप कह रहे हैं कि चलता है, कम से कम उन्हें मिल तो रहा है। खैर राघव, आपसे यहाँ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के हमारे इस कार्यक्रम में आगे भी बात करते रहेंगे और काफ़ी इसका गहन तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के जो बड़े बड़े मेट्रोज हैं उनकी बात करते हैं, आप NCR के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको हम अफोर्डेबल हाउसिंग के हब के तौर पर डेवलप कर सकते हैं? शहर से थोड़ा बाहर कि जो आदमी अपना घर ले, वो काम करने के लिए 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की दूरी का सफ़र तय करके वो अपना काम करने आ सके।
तो ऐसी लोकेशंस को आप सर्कल बना लीजिए, ऐसी सभी लोकेशंस हमारे लिए हब हैं। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ बहुत शानदार अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी है। उन्होंने अहमदाबाद के चारों तरफ एसपी रिंग रोड, सरदार पटेल रिंग रोड बनाई और रिंग रोड के 1 किलोमीटर का जोन अफोर्डेबल हाउसिंग जोन घोषित करके उसमें बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी। आज आप अहमदाबाद जाएंगे, वटवा, नारौल, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे चूर मात्रा में बहुत अच्छी सप्लाई अफोर्डेबल हाउसिंग की है और एंड दे आर मेकिंग गुड मनी एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। सो इसी प्रकार की स्कीम्स और इसी प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसा विक्रम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये शहर के अंदर आप चाहें, अगर दिल्ली की बात करें तो कनॉट प्लेस में ऐसा घर नहीं बन सकता। हम लोगों ने गाजियाबाद में बनाया, दिल्ली से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर, वहाँ बन सकता है। तो ऐसी जगहों को टारगेट करके वहाँ तक हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ले जाने की, सड़क और कनेक्टिविटी को ले जाने की, ताकि वो काम करने दिल्ली आ सके। यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो ये करके कौन देगा? क्या आप सोचते हैं कि सरकार को ज़रूरी है कि आप किसी तरह का सर्वे करें, पता करें कि कौन से इलाके हैं जिनको हम इस तरह के हब्स में डेवलप कर सकते हैं, और सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको लैंड देने की, या आप खुद ले सकते हैं? लैंड हम खुद ले लेंगे। मैं चाहूँगा कि सरकार हमें लैंड ना दे, बिकॉज जब सब्सिडी होती है उसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसमें होर्डिंग होती है। वी डोंट वांट एनी सब्सिडी। हम स्वाभिमान के साथ अपना काम करना चाहते हैं। सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध है कि वो हम तक सड़क पहुंचा दे, हमें पानी बिजली दे दे, हमें स्कीम दे दे। बाकी काम डेवलपर खुद कर लेंगे। हिंदुस्तान के डेवलपर्स रोबस्ट हैं, वो एफिशिएंट हैं, वो जानते हैं कैसे काम करना है, वो खुद कर लेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। और निवेश का बेहतर माहौल दे दे। आपने एनसीआर की बात की विक्रम, लेकिन मुंबई के पास बोईसर में टाटा ने भी पहले हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट बोईसर में लॉन्च किया था, और अब फिर बोईसर को चुना गया है महिंद्रा की तरफ से। तो बोईसर में कुछ खास आप ऐसा देखते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स को कुछ ज़्यादा रीजनेबल लग रही है? बोईसर में ऐसा है कि बोईसर खुद एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो कई सारे लोग जो बोईसर में ही काम कर रहे हैं वो आसपास ऑब्वियसली रहना प्रेफर करेंगे, तो उनके लिए एक सेगमेंट बन जाता है। दूसरा, बोईसर डायरेक्टली बॉम्बे से कनेक्टेड है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे ट्रेन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है, तो आप बॉम्बे में भी अगर काम करना चाहते हो तो आप वहाँ से आ सकते हो, घंटा 1.5 घंटा लग सकता है। सो इस तरह से बोईसर डेफिनेटली एक पोटेंशियल एरिया है। मैं कहता हूँ कोई भी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में जहाँ पे कनेक्टिविटी, जैसे राघव ने कहा कि 45 मिनट्स में अगर कोई बंदा अपने मतलब ऑफिस तक जा सके, तो आई थिंक वो एरिया सफाइस करता है। और आजकल आप देख भी सकते हो कि काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शहर के बाहर भी हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जन जैसे बॉम्बे में साउथ बॉम्बे में ही आता है या दिल्ली में कैनॉट प्लेस ही आता है। कई सारे जन समझो गुड़गांव में आ रहे हैं तो उनको गुड़गांव के आसपास भिवाड़ी में रह सकते हैं, तो ऐसा भी ऑप्शंस बन सकती हैं। सो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होता रहेगा, मुझे लगता है वैसे वैसे वो एरियाज़ में डेवलपर्स अपने आप ज़मीनें खरीद के वहाँ पे लो इनकम हाउसेस बनाते रहेंगे। ज़ाहिर तौर पर आप कनेक्टिविटी की बात को आप यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन अगर बम्बई की बात करें तो कनेक्टिविटी के नाम पर सालों गुजर जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता है। दिल्ली में फिर भी हमने देखा है, चलिए फैल रहा है तो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बनती जा रही है और अब हाई स्पीड ट्रेन्स भी चलेंगी, काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। लेकिन बॉम्बे में मेरे ख्याल से वही पुरानी लोकल के बारे में हम सुनते आते हैं और वही कुछ ट्रेन बढ़ जाती हैं, लिंक्स जो हैं वो कभी पूरे नहीं बन पाते हैं। तो क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि सरकार में विल नहीं है क्या कि बाहर के ये जो इलाके हैं इनको भी थोड़ा डेवलप किया जाए? आई थिंक बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेफिनेटली हो रहा है, दिल्ली के मुकाबले उतना फास्ट नहीं हो रहा है, मानता हूँ इस बात को, बट डेफिनेटली हो रहा है। बॉम्बे में अभी मेट्रो भी शुरू हुई है, ट्रेन्स बॉम्बे की लाइफलाइन है और हर कोई यहाँ पे ट्रेन से आता है, तो आई थिंक वो है डेफिनेटली और करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है खाली बॉम्बे और दिल्ली क्यों, काफ़ी शहरों में कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन सूएज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। एंड मतलब उम्मीद है कि आगे मतलब गवर्नमेंट ये करते रहेगी। तो आई मीन फिलहाल तो हमें लग रहा है कि ऐसे थोड़ा प्रोग्रेस डेफिनेटली देखने में आ रहा है। जी राघव, यहाँ पर जब हम महिंद्रा की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट को लेकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बोईसर और अवड़ी चेन्नई में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट दूसरे बिल्डर्स को भी प्रभावित करेगा? और आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से मतलब क्या है?
पहले ज़माने में गाड़ी पीस बाय पीस टायर नट बोल्ट ऐसे कस कस करके बनती थी। फोर्ड ने शुरू करी असेंबली लाइन कि आपने उसके बाद गाड़ी केम एज अ मैन्युफैक्चरिंग। सो मकानों में भी आपको प्री फैब्रिकेशन और एक समझ लीजिए आसान शब्दों में एक इंडस्ट्री आपने लगा दी जहाँ पे मकान मैन्युफैक्चर हुआ, ऑन साइट आया और असेंबल हुआ। सो ये मोटा मोटा हुआ एक मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन प्री फैब। बड़े बिल्डरों के लिए ये हालांकि संभव है, मैं इसमें काफ़ी काम अभी होना बाकी है। ये जैसा विदेशों में है, लंदन में, यूएस में, मैक्सिको में, वहाँ हिंदुस्तान अभी वहाँ से काफ़ी दूर है। इसमें बहुत काम चल रहा है मगर अभी पूर्ण रूप से कमर्शलाइज ये नहीं हो पाया है। हमारा अनुभव ये कहता है कस्टमर एक्सेप्टेंस और डेवलपर एक्सेप्टेंस और टेक्नोलॉजी का जो लिए जो स्किल्ड लेबर है, इसका सही मिश्रण अभी हिंदुस्तान में नहीं है। तो अभी छोटे डेवलपर्स या फिर मिड साइज डेवलपर्स तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएंगे, मगर यस महिंद्रा जैसे प्लेयर, टाटा जैसे प्लेयर अगर इसमें आते हैं तो उनकी क्षमताएं हमसे कहीं ज़्यादा हैं और वो ज़रूर ये कर सकते हैं। और बड़ा चैलेंज इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का जो उन्होंने सॉल्व किया है वो तो है ही, लैंड प्रोक्योरमेंट का भी एक चैलेंज है जो जिसमें सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और प्री फैब्रिकेटेड का हम लोगों ने हमारे कार्यक्रम में पहले भी देखा था कि किस तरह से वो पूरा खाका तैयार किया जाता है। फिलहाल आप दोनों ने इस पूरी चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो हम तो यही आशा करते हैं कि सरकार भी इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि अब बहुत उम्मीदों के साथ इंडस्ट्री सरकार की तरफ देख रही है कि हमने एक कदम बढ़ाया है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी 2 कदम आगे आएँ और कुछ मदद करें। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग एक सनशाइन सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारी डिमांड है, लेकिन ज़रूरत बिल्डर्स को प्रॉफिट्स को कुछ कम करके आगे आने की है।